माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी। और इससे रिलेटेड बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश भारत आए थे 1600 में, 1600 में, और उन्होंने कारोबार के बेस पर आए और भारत पर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी जो राजस्व टैक्स वसूल किया करते थे, इससे आगे बढ़कर फिर 1857 को एक युद्ध हुआ है भारत में, और यहाँ पर दो काल गुजरे हैं, एक कंपनी का शासन और एक राजा का शासन। तो कंपनी का जो शासन था 1773 से 1857, और जो क्राउन रूल था यानी राजा का शासन वो था 1858 से 1947। तो चलिए देखते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था एक रेगुलेटिंग एक्ट। दिस इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो यहाँ पर जो पहला कदम था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑलरेडी क्वीन एलिजाबेथ से उनको चार्टर मिला था कि भारत में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने टैक्स वसूल करना, भारत के लोगों को परेशान करना और हमारे भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने लगे, आंतरिक मामलों में। तो इसलिए एक समय आया 1857 में कि सब लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हमें उसमें सक्सेस, कामयाबी नहीं मिली। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इस एक्ट के द्वारा उन्होंने बहुत सारी कंपनी के जो नियम थे उनको कंट्रोल किया। उसी में जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार क्या हुआ है, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, इस कार्य की मान्यता मिली कि अगर आपकी कंपनी है तो उसमें प्रशासनिक, भारत में जब ये कारोबार करने लगे तो भारत के अलग अलग मामलों में, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे। हर प्रांत का अलग अलग राजा था तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली, और यही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक, पॉलिटिकल, इसमें उनको इजाज़त मिली। देन इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत, तो इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अब डायरेक्ट, पहले छोटे छोटे लेवल पे उन्होंने इंटरफेयर किया, जैसे बंगाल, फिर मद्रास, बॉम्बे, फिर दूसरे क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया। और अब क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन, यानी अब हमारा ही प्रशासन रहेगा पूरे भारत में, यानी सेंट्रल, यानी दिल्ली उस समय राजधानी थी। अब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तीनों रेगुलेटिंग एक्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है। तो इसमें सबसे पहला है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर होता था एक क्षेत्र का, फिर मद्रास का गवर्नर होता था, बॉम्बे का गवर्नर होता था जिसको बम्बई कहते थे। अब क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये उपाधि दी गई कि बंगाल का गवर्नर जनरल, और सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके साथ में ये एक अकेला व्यक्ति, ये यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताया गया, और 4 लोगों की नियुक्ति की गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उसकी सहायता के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर। अब पहले क्या था कि बॉम्बे का गवर्नर अलग था,
मद्रास का गवर्नर अलग था और कोलकाता जो बंगाल है उसका गवर्नर अलग था। अब इन्होंने क्या किया है, एक ही गवर्नर, ये यहाँ पर ये हीरो साहब, और इनके अंडर में जो है कौन आ गए, बम्बई का और मद्रास का, ये दोनों गवर्नर किसके अधीनस्थ में आ गए हैं, बंगाल के गवर्नर, जो हमने यहाँ पर देखा है बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ऑलरेडी उनका प्रेशर कम हो गया है, इसके अंडर में आया है। देन नंबर 3 प्रॉपर्टीज, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में उस समय उन्होंने पूरे बंगाल के लिए, यानी उसमें मद्रास और देन बम्बई, पूरे इसके लिए एक क्षेत्र माना जाता था, तो इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 कोलकाता में, और एक चीफ जस्टिस ऑफ जो यहाँ पर रखा उन्होंने, न्यायाधीश उनके हिसाब से, और उसके साथ में अलग से 3 लोग होते थे। तो ये जो है आज की कंडीशन में हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ अलग से न्यायाधीश भी होते हैं। उस समय उन्होंने ये काम किया था। किस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट। आपको प्रश्न स्टेटमेंट बेस पर आ सकते हैं, 3 स्टेटमेंट होंगे इसमें के, एक इसमें कोई और रॉन्ग है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऐसे भी प्रश्न आता है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसलिए ध्यान से देखिए। नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी के जो कर्मचारी थे इनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा माहौल करी भारत में, बहुत ज़्यादा रिश्वत लेना, बहुत ज़्यादा भारत के लोगों को परेशान करना, टैक्स वसूल करना, राजाओं को, भारत के प्रांतीय इलाकों को परेशान करना, हड़प नीति, लॉर्ड कर्जन। तो इस तरह इन्होंने क्या किया है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो रिश्वत लेते थे और जो कर्मचारी थे, अब इनको उपहार मिलते थे, उसके ऊपर रिश्वत पर और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का एक गवर्निंग बॉडी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है इनके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है भारत में जाके, सब अपना ही फोकस कर पा रही है, इसलिए इन्होंने क्या किया, कंपनी के लिए गवर्निंग बॉडी बिठाई। और ये कंपनी का गवर्निंग बॉडी जो था, इनके माध्यम से क्या था कि कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, कंपनी पर कंट्रोल करना आसान हुआ है। और इसने फिर क्या किया, भारत में इसके राजस्व विभाग पर, नागरिक पर और सैन्य, इन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी का काम क्या था कि भारत में जो राजस्व है, नागरिक है, सैन्य है, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को पहुंचाना, उनको देना, ये था रेगुलेटिंग एक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की भी स्टेट की परीक्षा हो, SSC CGL हो, या फिर आप नेट सेट पॉलिटी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, या UPSC टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी परीक्षा हो,